नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक नई जजमेंट है, एक नया ऑर्डर है माननीय यूपी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। ये 498 से रिलेटेड है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और इस जो ऑर्डर है वो 13 जून 2022 का है। इसकी ऑथेंटिकेशन को आप बेशक चेक कर लीजिएगा। यूपी हाई कोर्ट जो है उनके जो वेबसाइट है उसमें आप ये क्रिमिनल रिवीजन का जो डिटेल्स हैं उसको डाल के एक बार जरूर देख सकते हैं कि ये ऑर्डर अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि मैंने ये नेट से ही निकाला है ये ऑर्डर। देखिए, इस ऑर्डर को कंटेंट्स को मैंने पढ़ा है और इस ऑर्डर के कंटेंट्स में ये निकल के आया था कि एक हस्बैंड और उनके जो फादर हैं, मतलब जो लड़की के जो फादर इन लॉ हैं और हस्बैंड की जो मदर हैं, इन तीनों ने एक रिवीजन पिटीशन फाइल की थी अगेंस्ट दी सेशन कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो सेशन कोर्ट में जो इन्होंने एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल की थी कि जो 498, 307 और 504, 506 और 120 बी की जो धाराएं लगाई हैं इंडियन पीनल कोड के अंदर, उन धाराओं से जो नाम है उन डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन एडिशनल सेशन जज जो थे उन्होंने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो ये माननीय हाई कोर्ट के समक्ष आए और माननीय हाई कोर्ट ने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को रिलीफ दे दिया क्योंकि वो साथ में नहीं रह रहे थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस ऑर्डर में माननीय हाई कोर्ट ने एक फैमिली वेलफेयर कमेटी के बारे में का गठन के बारे में भी डायरेक्शंस दिए हैं। अब फैमिली वेलफेयर कमेटी की एक डायरेक्शंस है, अगर आपने मेरा ये चैनल के पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया था। राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की एक जजमेंट थी और उसमें भी एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच थी उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर पास किया था फैमिली वेलफेयर कमेटी का। और लेकिन सोशल वेलफेयर एक्शन फोरम की जो एक केस हुआ था, जो माननीय 3 बेंच थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया था। कहा था कि जो फैमिली वेलफेयर जो कमेटी है वो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आता है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अगेंस्ट में जाती है जैसे प्रोविजन। तो ऐसे में और जो ऑर्डर था वो मॉडिफाई कर दिया था। अब यहाँ पे सिंगल जज का जो ऑर्डर आया है किस हद तक एप्लीकेबल होगा, ये एक डिस्कशन का पार्ट है। और जो अगर कोई अपील डाली जाती है तो फिर इसमें कुछ लीगल पैरामीटर्स हैं, जो लीगल मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं वो ऑलरेडी डिसाइड किए जा चुके हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 बेंच की जो जजमेंट में। तो उसमें किस तरह एप्लीकेबल होगा ये तो आगे अपील का ही जो ग्राउंड्स है, अगर स्टेट फाइल करती है तो उसमें किस तक मेंटेनेबल होगा वो बात सेकंड इशू रहेगा। अभी हम यहाँ का जो वीडियो है वो सिर्फ जो कंटेंट्स हैं, जो लीगल इश्यूज डिस्कस किए गए हैं इस जजमेंट में, वहां तक ही सीमित रखेंगे। तो आइए हम इस जजमेंट के ऊपर थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं क्या था इस जजमेंट में और किस तरह से हेल्प मिल सकती है जो लोग इस तरह के सिमिलर सिचुएटेड कंडीशंस में रह रखे फेस कर रहे हैं। लेकिन ये अगर इस जो ऑर्डर आया है ये लेकिन यूपी हाई कोर्ट ने दिया है ऑर्डर, और ये जो डायरेक्शंस दिए गए हैं जो एक स्टेट गवर्नमेंट को, वो सिर्फ यूपी तक ही एप्लीकेबल होंगे क्योंकि ऑर्डर जो माननीय हाई कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं वो सिर्फ जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ एक स्टेट तक ही सीमित रहती है। तो अगर इस ऑर्डर के जो डायरेक्शंस आई हुई हैं वो सिर्फ यूपी में जो लोग बेनिफिट रह रहे हैं उनके लिए काफी कुछ हद तक बेनिफिशियल हो सकती है। अगर वो फॉल्स केसेस फेस कर रहे हैं और जब फॉल्स केसेस में फंस रहे हैं तो वो ये जजमेंट का जो ऑर्डर का के डायरेक्शंस के हिसाब से मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं जो डिसाइड किया गया है उसमें उनके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। ये हर केस ऑफ के इफेक्ट्स और सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। तो देखिए, ये 3 रिवीजन पिटीशन थी, उनको कलेक्ट करके कॉमन ऑर्डर दे दिया गया है, इसलिए कंटेंट्स को भी पूरे तरीके से देख लीजिएगा।
और कॉमन जो ऑर्डर था वो सिंगल बेंच के पास गया था, तो इस माननीय सिंगल जो बेंच थी उन्होंने ये डायरेक्शंस दिए थे। तो इसमें क्या था देखिए, कंटेंशंस के ऊपर हम जाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि प्लीडिंग्स कंप्लीट हुई थी और फिर 3 रिवीजन पिटीशंस थी और वो उन्होंने ऑर्डर को चैलेंज किया था जो एडिशनल सेशन जज थे यूपी में ही, एक हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है फास्ट ट्रैक कोर्ट के, उनको चैलेंज किया था, जहाँ पे उनकी जो रिवीजन पिटीशन थी 227 सीआरपीसी की, जो डिस्चार्ज के लिए लगाई गई थी, जो डिस्चार्ज की जो पिटीशन डाली थी, सॉरी रिवीजन पिटीशन नहीं, डिस्चार्ज की पिटीशन थी। रिवीजन पिटीशन जो है वो माननीय हाई कोर्ट के सामने डाली गई है। तो डिस्चार्ज की जो पिटीशन थी वो 498, 504, 506, 307, 307 जिसे अबेटमेंट टू सुसाइड कहते हैं, और 120 बी जिसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, और 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर ये पिटीशन को एडिशनल सेशन जज ने डिसमिस कर दिया था। फैक्ट्स ऑफ केस के ऊपर देखिए, जो रिवीजन के जो रिविजनिस्ट हैं उनके जो काउंसिल ने जो फैक्ट्स रखे हैं वो क्या सबमिशंस रखे हैं वो इस प्रकार है। कहा कि जो मैरिज थी, इनकॉम्पेटेबिलिटी थी बिटवीन द मैरिड कपल्स के बीच में, जो कि एक अबहॉरिंग एफआईआर जो एफआईआर डाली गई है, और इसमें एफआईआर जो लॉन्च की गई है वो हस्बैंड की वाइफ ने डाली है, अगर हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट। और जो एफआईआर में जो इंसिडेंट जो बताया गया है वो 4 अक्टूबर 2018 का डाला गया है, और जो एफआईआर हुई है वो 22 अक्टूबर 2018 को ही है, पुलिस स्टेशन सो हापुड़ में है, अगेंस्ट द 5 पर्सन्स के अगेंस्ट डाली गई थी, जिसमें हस्बैंड थे और इनके रिलेटिव्स थे, जिसमें एक ब्रदर इन लॉ भी थे और एक मैरिड सिस्टर इन लॉ भी थी। तो मींस हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, मैरिड सिस्टर इन लॉ और मतलब मैरिड वुमेन के जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, 5 लोगों के ऊपर कंप्लेंट डाली गई। और कंप्लेंट जो थी इन्फॉर्मेंट मतलब वाइफ ने साइन की थी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, पुलिस कमिश्नर न्यू दिल्ली, डीजीपी और अलग अलग जो अथॉरिटीज के सामने डाली गई थी। और कंटेंशन ये रखी कि काफी ज्यादा इनकॉम्पेटेबिलिटी थी स्पाउसेस के बीच में, मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड था, और जो इसमें कहा गया कि जो पेरेंट्स ने 2 करोड़ रुपया इन द शेप ऑफ कैश, ज्वेलरी, क्लोथिंग, यूटेंसिल्स, फर्नीचर और गिफ्ट आर्टिकल्स में जो है 50 लाख के आसपास के खर्च किया था। और ये बताया कि 5 पर्सन्स थे वो हैप्पी नहीं थे डॉवरी से, और 30 लाख की एडिशनल डाउरी मांगी, जो कि बाद में 50 लाख तक की स्वेल्ड हो गई। और फिर बताया कि थोड़े सीरियस एलिगेशंस भी लगाए थे, तो उसको हम नहीं देखते हैं इसमें। और फिर बाद में हस्बैंड के ऊपर भी एलिगेशंस लगाई, क्या कि बाथरूम में बंद कर देते थे, मोबाइल जो है फोन ले लिया गया, और काफ़ी ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाई। और मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के ऊपर भी एलिगेशंस लगाई, और फिर कुछ रिफ्यूज़ल होने के बाद फिर कहा कि फिजिकल भी एलिगेशंस लगाई, जो फादर इन लॉ मतलब सॉरी जो फैमिली मेम्बर्स थे इन लॉज के अगेंस्ट लगाई। और फिर काफ़ी ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस थी, तो ये सब एफआईआर का ही पार्ट था। फिर कहा कि एडिशनल डिमांड थी ऑपोजिट पार्टी के ऊपर, और एडिशनल डिमांड मांगी थी, और कहा जो ऑपोजिट पार्टी ने नहीं थी तो रिफ्यूज कर दिया, तो फिर उनको असॉल्ट किया गया, फिस्ट और किक से, और माल ट्रीटेड किया गया और ह्यूमिलेटेड किया गया जितनी मैक्सिमम लेवल पे। तो 3/4/2017 को ये बताया कि जो फादर इन लॉ थे उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, और वो शिफ्ट हो गए थे रेंटेड अकोमोडेशन में। और सितंबर 2017 में जब जो मैरिड वुमेन जो वाइफ थी वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई, तो फैमिली मेंबर्स ने अबॉर्ट करने की भी मतलब फैमिली मेंबर्स ने अबॉर्ट कर दिया। और 3 अक्टूबर 2018 को फिर डिमांड की डॉवरी की, एडिशनल डिमांड ऑफ 50 लाख की डॉवरी की डिमांड की, और फिर उसके बाद स्ट्रैंगुलेट मतलब जान से मारने की भी कोशिश की चुन्नी से। और फिर होल्ड एलिगेशंस का फिर कहा 4 अक्टूबर 2018 को डायल किया 100 नंबर, और रिटर्न तहरीर दी एएसपी वुमेन सेल को, और फिर हस्बैंड की जो कंपनी को छोड़ के अपने नेटिव प्लेस पे चली गई। और फिर बताया कि जो स्टोरी थी एफआईआर की जो है टोटली नॉट ओनली अबोरिंग है, डर्ट है, फ्लिथी और विनोमस जहरीली एक्विजिशंस लगाई गई हैं, और abused against her own husband and in-laws,
जितना भी हो सके सारे तरीके इस्तेमाल किए गए हैं और नॉल टोन टेक्सचर एंड टेनर इन एक्सट्रीम मैनर्स पे ये एलिगेशन लगाई गई। आगे बढ़ते हैं। फिर ये बताया कि जो फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ थे वो सिर्फ 1 year 4 months तक ही साथ रहे, फिर वो अलग से सेपरेट अकोमोडेशन में चले गए। और फिर आगे बताया कि जो कंटेंशंस भी रखी गई हैं, सिर्फ कंटेंशंस के ऊपर ही बताया गया कि इंडोर्समेंट की गई, पुलिस सॉल नंबर डायल किया गया और उसमें जो है जीडी एंट्री थी जो पीसीआर वैन ने रिसीव की थी और उसमें बताया गया 4 अक्टूबर 2018 को 10:10 में एक इंडोर्समेंट दी गई पुलिस पर्सनल्स को और उन्होंने बताया कि हमेशा उसको मारा पीटा जाता है और एडिशनल डाउरी की डिमांड की जाती है। और फिर उसके बाद बताया कि सेम एलिगेशंस लगाई हस्बैंड के ऊपर और एडिशनल डिमांड ऑफ 50 लाख की डाउरी की डिमांड मांगी और फिर साथ में और सीरियस एलिगेशंस लगाई, उसको हम नहीं देखते हैं। और फिर बाद में जब पुलिस ने कहा कि वर्जन था कि अपने एफआईआर में जो है वो और एप्लीकेशन में भी सेम वर्जन लिखा और साथ में ये लिख बताया कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती और मैं फिजिकली हर्ट नहीं हुई और मैं मेडिकल अपना नहीं कराना चाहती हूँ। तो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर ये कंटेंशन रखी कि यह सब कुछ क्लियर होता है कि एलिगेशंस लगाई मारपीट की और उसके बाद एक कैंडिडेट स्टेटमेंट भी दी कि वो उन्होंने बताया कि वो फिजिकल असॉल्ट नहीं हुई है और फिर उसके बाद वो अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती है। तो ये सारी कंटेंशंस थी और उसके बाद देखिए फिर सारी एलिगेशंस थी और फिर उसके बाद बताया कि एप्लीकेशन 4 अक्टूबर 2018 को ले ली और उसने वाइफ ने जो है डिनाई किया कि फिजिकल असॉल्ट किया गया है और फिर वो मेडिकल एग्जाम नहीं कराना चाहती हैं। फिर उसके बाद बताया कि 22 अक्टूबर 2018 को फिर गई और मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया सो हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट दी और मेंशन किया कि कोई इनको इंजरी नहीं हुई है और जो कि एनेक्शन 3 जो है पिटीशन में उन्होंने लगा रखा था इसका। और काउंटर एफिडेविट फाइल किया अपोजिट पार्टी ने कोर्ट में और उन्होंने दिल्ली के कोई हॉस्पिटल का बताया क्या है। उन्होंने कहा कि ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी वो बताती है कि काफी कुछ इंजरीज हुई थी और इंजरीज जो है हस्बैंड ने दी हैं जो कि सेम मतलब उनके मकान में फ्लैट में रहते थे। आगे देखिए और डॉक्टर ने कहा कि एक लीनियर ट्रैवर्स ब्रूस है लेटर पार्ट ऑफ नेक पे और साफ साफ बताया कि ये एलिगेशन लगाई कि हस्बैंड ने स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की स्कार्फ द्वारा और उसकी वजह से एक ब्रूस जो है वो नेक में आ गया और कोई वाइटल इंजरी पर्सन को नहीं हुई। और फिर देखिए फिर ये बताया कि चार्जशीट फाइल हुई 498, 323, 504, 506 के अंदर और जो साफ साफ क्लियर कर दिया कि एफआईआर जो है एक कुछ नहीं है बल्कि एक वर्चुअल कैनार्ड है जो कि फुल ऑफ विनम है और इन्फॉर्मेंट ने अनमाइंडफुल फैक्ट डाले हैं फॉर रीचिंग रिपरकशंस के साथ और जितनी हो सके लैंग्वेज है रिविजनिस्ट इन बॉयल्ड मैनर पे एलिगेशन लगाई और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कोई प्रूफ नहीं दे सकी जो अपनी एलिगेशंस को सब्सटेंशिएट कर सके। और फिर देखिए फिर इसके आगे बताया कि मेडिएशन भी हुई अपेक्स कोर्ट में और मैटर को 2 बार रेफर किया गया मेडिएशन काउंसिलेशन के लिए और पैचअप होने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हुआ। और फिर इसके बाद जो है बेल ली उन्होंने फिर और 3 डिफरेंट डिस्चार्ज एप्लीकेशंस फाइल की मींस मदर इन लॉ फादर इन लॉ और हस्बैंड ने और 3 एप्लीकेशंस में जो थी वो डिसमिस कर दी जज ने और ये कंटेंशन रखी जो कोर्ट ने जो नीचे डिसीजन दिया है वो इलीगल है परवर्स है और बिना एप्लीकेशन माइंड के। और फिर ये बताया कि जो पेरेंट्स थे वो 1 साल 4 महीने और 25 दिन ही साथ रहे उसके बाद वो अलग हो गए। और फिर ये बताया कि जो ऑपोजिट पार्टी है वो एक फ्यूरियस लेडी है और अपने स्कोर सेटल करना चाहती हैं हस्बैंड और इन लॉज के साथ इन ऑल टोन टेक्सचर
एंड टर्नर के साथ, और फिजिकल और वेनम कंडीशन थी माइंड की, और जिससे पता चलता है कि वो रिवेंज लेना चाहती थी हस्बैंड और इन लॉ से। वो उस हस्बैंड इन लॉ से रिवेंज लेना चाहती है और इसके लिए किसी भी एक्सटेंड पर जा सकती हैं और सारी डिसेंसी की जो लिमिट्स है उसे क्रॉस कर सकती है। और फिर बताया कि सिर्फ एक स्मॉल ब्रूज थी एक गले में और कोई स्क्रैच नहीं थी पर्सन के ऊपर, और जो जो इंजरीज आई हैं वो 307 आईपीसी के जो चारों कॉर्नर्स को टच नहीं करती हैं अगेंस्ट हर हस्बैंड, जो कि रिसाइड करता था सेम प्लेस पे, रेलिवेंट पॉइंट और प्लेस पे, पॉइंट और टाइम पे। और बताया कि हस्बैंड जो है, कहा कि पूरी पूरी फैमिली को रोक कर दिया है, और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो एक पेरेंट्स हैं, ब्रदर है और सिस्टर हैं ऑफ दी हस्बैंड के जो हैं। फिर बाद में बताया कि पेरेंट्स में बताया कि वो उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपया दिया है मैरिज पे और 50 लाख के गिफ्ट दिए हैं। फिर उन्होंने रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल किया हुआ था कंप्लेनेंट्स ने एनेक्स 3 और 4 में, जो कि इनकम टैक्स की रिसीप्ट थी, और इनकम टैक्स की रिसीप्ट बताती थी कि लड़की की जो टोटल ग्रॉस इनकम थी वो 2,24,000 थी, और 2015-16 में उनकी जो ग्रॉस इनकम थी 2,75,000, और फादर की जो ITR थी वो 3,53,000 सो एंड सो मनी थी और 5,21,000 थी, और डिटेक्शन के बाद टोटल इनकम ही 3,85,500 आती है। और उन्होंने कहा कि 50 लाख सोना दिया तो एक सिर्फ 50 लाख दिए हैं, ये एक सिंपली कॉक एंड बुल स्टोरी है, इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स डाले हैं किसी बेसिस के बिना, आधार पे बिना। और ITR जो बताती है कि वो एक अपर मिडिल क्लास के थे, फैमिली के बिजनेसमैन थे। और फिर देखिए, फिर कुछ लीगल प्रोविजंस को डिस्कस किया, सेक्शन 227 को बताया कि क्या कहता है, और 22-28 क्या कहता है। उन्होंने बताया कि जो केसेस एंड एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय दी सेशन कोर्ट है, तो इसमें ऐसे केस में मजिस्ट्रेट की पावर नहीं बनती है कि वो अक्यूज्ड को बरी करते, मतलब सॉरी डिस्चार्ज कर। तो यही चीज उन्होंने यहाँ बताई है, मैं नहीं जाऊंगा, काफी लेंथी जजमेंट हो रही है। और कहा कि जब केस तभी बनता है, जब डिस्चार्ज तभी किया जाता है जब कोई प्राइम फेशियल केस नहीं बनता हो। अगर प्राइम फेशियल केस बन रहा है तो फिर कैंडिडेट को डिस्चार्ज किया जाता है। और कोर्ट को तभी फ्रेम करने हैं जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो केस को लेता है, तफ्तीश करते हैं और मटेरियल्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान में और एग्जामिन करते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई सफिशिएंट कारण नहीं है मटेरियल कलेक्ट जब वो करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो ट्रायल कोर्ट की पूरी पावर होती है, वो डिस्चार्ज कर सकती है अक्यूज्ड को और उसके रीजंस जो हैं रिकॉर्ड करा सकती है। और ये तो था सारा उसके संबंधित में। तो फिर कहा कि एक जो FIR वो एग्जैजरेशन है, मैग्नीफाई करती है इंसिडेंट्स को। और आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें बताया कि असेस कंपेरेबिलिटी, अगर वो मटेरियल्स जो हैं वो अनडिस्प्यूटेड रिकॉर्ड बताते हैं कि कन्विक्शन पॉसिबल है, अगर प्राइम फेशियल केस बनता है तभी केस, चाहे वो रीजनेबल डाउट पे हो या ना हो, उसे असेस नहीं किया जा सकता उस स्टेज पे। और प्राइम फेशियल केस ये बनता है कि फ्रेमिंग चार्जेस थे, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस बनते थे और चार्जेस थे वो फ्रेम कर दिए गए। और सॉरी और सिर्फ कोर्ट ये देखती है कि प्राइम फेशियल केस बनता है अगेंस्ट द एक्यूज्ड और नॉट। और फिर ये सारे जो हैं वो प्रोपोर्शंस थे, लीगल प्रोपोर्शंस, उसको डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा कि इस केस में क्या था कि जो इन लॉज थे वो अलग से थे, रह रहे थे, कंपनी को छोड़ चुके थे, जो कि 1 साल 4 महीने और 25 दिन तक की हुई थी। और उनकी जो कंपनी है वो 3 अप्रैल 2017 में छोड़ चुके थे। उसके बाद अफेयर था बिटवीन सन और विक्टिम के बीच में। और स्टेटमेंट जो 161 CRPC में बताई गई वो एक कैजुअल और स्वीपिंग एलिगेशंस थी, लगाई गई थी जब वो नहीं है पोजीशन में और एडिशन डिमांड ऑफ डॉवरी में। और कहा कि ये सारी एलिगेशन से मोटिवेटेड है और एक
बदला लेने के इरादे से डाली गई है और कोई सैंक्टिटी सत्यापन जो है आयोटा जो भी है वो नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद अपोजिट पार्टी ने भी अपने सबमिशंस दी। उन्होंने कहा कि एफिडेविट जो है वो एक सिंगल अफर्मेंट नहीं है इंटायर एफिडेविट में, और लेकिन एक्सक्लूसिव टू द पेरेंट लॉ जो थे उनके ऊपर ही लगाया गया है। और ऐसे में जो स्वीप एलिगेशंस जो हैं वो ना सिर्फ एफआईआर में है बल्कि काउंटर एफिडेविट में भी मेंशन की है और उनके पेरेंट लॉ ने भी मेंशन की है। अब देखिए कोर्ट ने अपना ओपिनियन ये बताया कि ऑलरेडी जो है वो चार्जशीट जो फाइल की थी उसमें अनमैरिड देवर थे और मैरिड सिस्टर लॉ थी, उनको तो हटा दिया था। अब उनकी जो मैरिज हुई थी कपल्स की, तो एक डॉटर हुई थी। और इंसिडेंट जो था 3 अप्रैल 2018 का और 164 था सीआरपीसी का। उससे साफ पता चलता है कि अपोजिट पार्टी ने अपने हस्बैंड और सो एंड सो लड़की के साथ जो कि रिसाइड करती हैं 130 सो एंड सो पीतमपुरा नई दिल्ली में, और पेरेंट लॉ ने कहा कि देवर भी जो है वो भी अपने पेरेंट्स लॉ के पास चला जाए। अब वो दोनों के डिस्टिंक्ट और डोमेस्टिक सेपरेट एंटिटी थी और इसमें कोई ऐसी एलिगेशन नहीं थी कि फोर्स अबॉर्शन किया गया हो। और कहा कि एक्यूजिशन जो थी वो फ्लैट हो गई जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने डॉक्टर सो एंड सो गायनेकोलॉजिस्ट है और कहा कि ऐसा क्यों रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये फोर्स अबॉर्शन की गई हो। और लीगल डिस्कशन पे चले गए। फिर लीगल डिस्कशन में यही बताया कि कोर्ट ने जो थी वो एप्लीकेशन थी डिस्चार्ज की वो डिसमिस कर दी थी। और फिर कोर्ट ने ये नहीं देखा कि जो एविडेंस थे वो इग्नोर कर दिए जो कलेक्ट किए थे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने। और उसी जो उनकी हस्बैंड वाइफ थे मतलब फादर इन लॉ थे वो अलग से रह रहे थे 30 अप्रैल 2017 से। कोई ओकेजन नहीं बनता है कि डिमांड की जा सके डाउरी की। कई जगह वो बता रही है कि 20 लाख की खर्च डिमांड की बात कर रही है और कभी 50 लाख की बात कर रही है। और लॉ ने इंटायर प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी का जो वर्जन था वो डाउटफुल क्रिएट होता है और रिवेंजफुल बदले के इरादे से डाली गई है। और सेशन जज ने कुछ लाइंस जो थी वो कोर्ट की पिक्ड अप की और बताया कि एक्सपेल कर दिया है। और फिजिकल असॉल्ट की जो थी रिपोर्ट थी वो भी कराई समर वेकेशन में। और जो मैरिज के टाइम में वो फैमिली मेंबर्स ने कॉन्स्टेंटली डिमांड करते रहे डाउरी की और लेकिन कोई स्पेशल इंडिकेशन नहीं आया। तो फिर कहा कि ऐसे में कोई स्टेज नहीं बनती कि उसे इनमें इंटरफेयर किया जा सके। और वो अलग से रह रहे थे तो कोई इंटरफेयर करने जो मैट्रिमोनियल जो पर्सनल मैटर था उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे पेरेंट्स थे। तो कोर्ट ने कहा कि उन्होंने 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट दी है और किसी विटनेस ने नहीं बताया कि 161 सीआरपीसी में और फादर इन लॉ के ऊपर एलिगेशंस लगाई हों फादर इन लॉ के ऊपर, और इंडिपेंडेंट विटनेस ने भी कहीं नहीं बताया। और कहा कि जब एक फैमिली मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ मैरिज के बाद तो काफ़ी ज़्यादा हाईली इम्प्रॉबेबल होता है कि ये बात को बचाया नहीं जा सकता कि अगर मैं मतलब मैरिड लेडी के ऊपर मतलब जो फादर इन लॉ और या ब्रदर इन लॉ ने कुछ ऐसा जो है वो लिखा हुआ है इनमें, और इस तरह से काफ़ी इम्प्रॉबेबल रहता है। तो इस तरह की सीरियस एलिगेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रॉबेबल रहती हैं खासकर ब्रदर इन लॉ और फादर इन लॉ के ऊपर। और सारी जजमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया। फिर उसके बाद फिर ये जो प्रीति कुमार की जो जजमेंट थी उसके ऊपर डिस्कस किया कि एडवोकेट्स का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है मैट्रिमोनियल मैटर्स पे, जबकि लैंग्वेज और एफआईआर जब बनाई जाती है उसमें
देखिए अब फिर हम ये सारी जजमेंट्स के ऊपर जाने से, क्योंकि इसके स्पेसिफिक वीडियोस बनाए जा चुके हैं, तो लेकिन इनमें देखिए एक इशू उठाया था फैमिली वेलफेयर कमेटी का। इसको हम एक अलग से वीडियो बनाया है, बनाएंगे, उस पर डिस्कस चर्चा करेंगे। इससे जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं वो किस हद तक एप्लीकेबल हैं, और इस पे कुछ क्रिटिकल थोड़ा एनालिसिस करेंगे इन दी व्यू ऑफ सोशल एक्शन फोरम की जो जजमेंट आई है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्या रखा है कि जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है वो एक स्टैट्यूटरी लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऐसे में सिंगल जज का जो ऑर्डर है वो किस तरह जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लाई करेगी, ये एक अलग विषय बन जाता है। लेकिन इस केस में डायरेक्शंस दिए गए हैं माननीय हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को, और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको एक डायरेक्शंस दे रखे हैं। एक कूलिंग ऑफ पीरियड है वो होना जरूरी है, और इस केस में फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को जो थी वो रिलीफ दे दी। बाकी जो हस्बैंड थे उनको कहा कि वो आप ट्रायल फेस करें। तो ये कुछ डायरेक्शंस दिए हैं रिगार्डिंग, ये सिर्फ यूपी की जो स्टेट में जो लोग रह रहे हैं उन पे अगर ये स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई करती है, इम्प्लीमेंट करती है, तो इनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये सब हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम एक डिस्कस करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।